प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। कल हमने देखा था कि आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक बार और आखिरी में आई बता दूंगा आपको, ठीक है। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर। क्या है ये प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर? ये वही यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र है जो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। इसके 4 मुख्य भाग होते हैं। चित्र बनाया हुआ है, मैं एक और बार चित्र बनाऊंगा दूसरा, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि चित्र कैसे बनता है। कोई दिक्कत है? दिख ही नहीं रहा। अच्छा, पहला भाग दिखाई दे रहा है आपको एनएस। ये एनएस जो है ये चुंबक होता है एक घोड़े की नाल की आकृति वाला, जिसके ध्रुवखंडों को अवतल आकृति में काट दिया जाता है, ठीक। वो अवतल आकृति में कटे हुए ध्रुवखंड है एनएस। ये एक प्रबल चुंबक होता है, इसे क्षेत्र चुंबक या फील्ड मैग्नेट बोलते हैं, ठीक। इसके बीच के स्थान पर, जो बीच में स्थान है वहां पर ABCD एक आर्मेचर कुंडली रख दी गई है। यह आर्मेचर कुंडली आर्मेचर कहलाता है, आर्मेचर कुंडली कहलाता है। यह आर्मेचर कुंडली तांबे के पृथक तारों से बनी होती है। हमने इसे आयताकार दिखाया है, लेकिन ये साधारणतः बेलनाकार कोर के ऊपर लगाया जाता है। ये किसके ऊपर? अभी हमने एक आयताकार कुंडली ली है ABCD, जिसको नर्म लोहे के पटलित रोड के ऊपर लपेटा जाता है। पटलित रोड क्यों लेते हैं? ताकि भंवर धाराओं के कारण होने वाली हानि न्यूनतम हो। तो ABCD ये एक कुंडली है जिसे आर्मेचर कुंडली कहते हैं, पृथक तांबे के तार से मिलकर बनी। इसका एक और चित्र मैं अभी आप लोगों को दिखा दूंगा, जो प्रेजेंटेशन में आप देख पाएंगे, ठीक है ना। तो ये ABCD दो हिस्से हो गए। पहला हिस्सा हो गया फील्ड मैग्नेट क्षेत्र चुंबक NS, जो कि एक नाल चुंबक होता है जिसके ध्रुवखंडों को अवतल आकृति में काटा जाता है, प्रबल नाल चुंबक होता है। और दूसरा आर्मेचर कुंडली ABCD, ये तांबे के तार की पृथक्कृत कुंडली होती है, जिसे एक नर्म लोहे के पटलित कोड पर लपेटा जाता है, ठीक है। पटलित कोड इसलिए जाता है ताकि पटलित लैमिनेटेड इसलिए जाता है ताकि भंवर धाराओं के कारण होने वाली हानि न्यूनतम की जा सके। नंबर 3 S1 और S2, ये दो कॉपर या तांबे के रिंग होते हैं, जो आप वीडियो में पहनते हैं नहीं, वैसे रिंग। एक खोखला पिलर लेते हैं तांबे का और उसको इस तरीके से काट देते हैं, तो दो रिंग ऐसी मिल रही है अपने को S1 और S2। इनको समअक्षीय स्थिति में रखा जाता है, समअक्षीय अक्ष एक ही है, ठीक है। समअक्षीय स्थिति में एक दूसरे के पास पास रखा जाता है। आप लोग इसको इसके चित्र को प्रेजेंटेशन में देख सकते हैं। क्या आपको प्रेजेंटेशन दिख रहा है? मुझे बताएंगे। प्रेजेंटेशन आपको सबको दिखाई दे रहा है? ये प्रेजेंट रिंग्स है, ये स्लिप रिंग्स या इनको बोलते हैं सर्पी वाला है हिंदी में। ये सर्पी वाला तांबे के बने होते हैं, ठीक है। और तांबे के बने ये सर्पी वाले जो होते हैं समअक्षीय स्थिति में रखे रहते हैं। अब चौथा पार्ट है B1 और B2, जिनको ब्रश कहते हैं। ये B1 और ये B2, ये ब्रश कहलाते हैं। ये धातु के बने होते हैं, ठीक है, धातु के। और धातु के बने हुए ब्रश जो है ये एक सिरा हमेशा इस S1 या S2 के साथ संपर्क रहता है, घिसता रहता है उसके साथ। B1 B2 स्थिर रहेगा, टिके नहीं होगी। और इनके दूसरे सिरों के बीच उस प्रतिरोध R को जोड़ देते हैं जिसमें से धारा को प्रवाहित कर रहे हैं, ठीक। उस प्रतिरोध R को जोड़ देते हैं जिसमें से धारा को प्रवाहित कर रहे हैं, ठीक। अब इसको फिर से एक बार अपन समझ लें। इसमें NS क्या चीज है? NS एक क्षेत्र चुंबक जिसके ध्रुवखंडों को अवतल आकृति में काटा गया, प्रेजेंटेशन में आप देख चुके हो, ठीक। ABCD एक अभी इसमें आयताकार कुंडली दिखाई गई है, लेकिन एक्चुअली ये किस तरह की होती है? बेलनाकार है। एक बेलन के ऊपर लपेटी जाती है। बेलन किसका बना होता है? ये कोर कहलाता है। कोर कहलाता है वो नर्म लोहे का पटलित कोर होता है, पूरी तरीके से कोर प्लस कुंडली मिलकर के आर्मेचर कुंडली कहलाता है। इसे तेज गति से घुमाया जा सकता है, कोई एक निश्चित कोण में घूमेगा से किसी बाह्य स्रोत की सहायता से। बाह्य स्रोत टरबाइन हो सकती है, टरबाइन को चलाने के लिए स्टीम का यूज कर सकते हैं भाप का, या ऊपर से पानी डाल करके उसे घुमाया जा सकता है, या गैस की सहायता से घुमाया जा सकता है, गैस चालित टरबाइन। और उसके घूमने से ये कुंडली जो है घूमना शुरू कर देती है। कुंडली जब घूमती है तो चुंबकीय क्षेत्र में घूमने के कारण प्रेरित होता है विद्युत महाबल, जिसका मान हमने कल निकाले थे E बराबर EM sin ओमेगा। ये विद्युत महाबल, ठीक। इसको कलेक्ट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए B1 और B2 की सहायता से इसको इकट्ठा किया जाता है और बाहर को धारा प्रवाहित होता है। दिशा क्या होगी उस धारा की, वो हम उसका गणना करेंगे। अभी इस तरीके से घुमा रहे हैं, मतलब
इस तरीके से, तो कौन सी दिशा हो गई? ये दिशा हो गई क्लॉकवाइज। तो ये वाला सिरा ऊपर जाएगा, ये वाला सिरा ऊपर जाएगा और उसी समय ये सिरा नीचे आएगा। यदि इसको एफ लिख रहे हैं सदिश तो ये माइनस एफ, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का कार्य कर रहा है बी सदिश। ठीक, तो अब रहेगा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ठीक, इसके हिसाब से इसको देखें तो इससे बल की दिशा ऊपर की ओर है, चुंबकीय क्षेत्र इधर है एन से एस की ओर, तो धारा अंदर की ओर बहेगी। ये वाली उंगली धारा को दर्शाती है मध्यमा, तो अंदर की ओर बहेगी, मतलब ये धारा की दिशा है। ये इधर ऐसी रहेगी, इसमें भी आप धारा की दिशा निकाल के देखो आप अपने हाथों से। यहाँ पर इसमें से होती हुई ये यहाँ इकट्ठी होगी, ये ब्रश B2 की सहायता से बाहर निकलेगी और यहाँ N से M नागपुर से मुंबई की ओर बहेगी इस प्रतिरोध में से, जो वापस बिंदु पर कनेक्ट होगी B1 पर और फिर इस तरीके से वापस इस तरह से बात पूरा हो जाएगा। यानी अभी धारा की दिशा कहाँ से कहाँ की ओर है? N से M की ओर है मेरी धारा की दिशा। एक आधा चक्कर में घूम जाएगी ABC, तो उसके साथ साथ S1 और S2 को घूम दिया। ध्यान रखना, सिर्फ अकेली कुंडली को नहीं घुमाया जाता है, कुंडली के नीचे की और ये S1 और S2 जो है वो भी साथ साथ घूमते जाते हैं। ठीक है, और इसलिए सापेक्ष रूप से A हमेशा किससे जुड़ा रहेगा? A हमेशा S1 से और D हमेशा S2 से जुड़ा रहेगा। हम ये दूसरा चित्र बनाने वाले हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा साइड। ठीक है, 180 घूमने के बाद उनकी स्थिति क्या रहेगी मैं यहाँ बता रहा हूँ। चित्र दिखाई दे रहा होगा आपको। ये ब्रश बेचारे अपनी जगह पे रहते हैं, इतनी नहीं होती। ठीक है, ये B1 है, ये B2 है, यहाँ पर D आ गया है, ये वाला D इधर को चला गया, ये E इधर आ गया है, वाला B इधर आ गया है और यहाँ ये C। ठीक, अभी भी इस तरीके से घूम रही है। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र अभी भी इस दिशा में कार्य कर रहा है B सदिश। ये अभी भी ऊपर की ओर जा रही है F और ये नीचे की ओर आ रही है। तो धारा की दिशा अभी भी यही रहने वाली है, लेकिन अब कनेक्ट कैसे होगी, इकट्ठी कैसे होगी मेरा ध्यान इतने ही सरल। ए सिरा अभी भी किससे जुड़ा हुआ है? ए सिरा अभी भी इस तरह से जुड़ा है और ये जो है आगे जाकर किससे जुड़ेगी? डी सिरा अभी भी S2 से जुड़ा हुआ है, ये S1 है और ये S2 है। यहाँ पर ये कनेक्ट कर रहे हैं तो धारा, ये N है और ये M है, ये R। अब जरा देखिए, ये धारा कहीं इधर आई, ये आई, S1 ने इकट्ठा किया, B1 में से होकर इधर बाहर आया। ठीक है, S1 से कनेक्ट हो रही है, S1 से B1 से उधर गई, तो धारा की दिशा इसमें M से M हो गई, वापस गई, इसने इकट्ठा किया और ये वापस कर दिया। ध्यान से देखना, ग्रुप बिल्कुल कंप्लीट बन रहा है और अब बाहर परिवर्तन धारा दिशा कहाँ से हो गई है? मुंबई से नागपुर। ठीक, M से M हो गई है, पहले N से M है। तो अब हम देखेंगे इस तरीके से हमें धारा मिल गई, पहले धनात्मक चक्र में थी और अब हम कहाँ पहुंच गए? और इस तरह के हमें प्रत्यावर्त धारा मिल। ठीक है, तो फिर से रिपीट करें, इसमें NS एक प्रबल लाल चुंबक है जिसके दो खंडों को अवतल आकृति में काटा गया है ताकि क्षेत्र G हो। इसके बीच में आर्मेचर कुंडली ABC की रखी गई है जो नर लोहे के पट्टे को थोड़ा कटी जाती है ताकि हमारा धारा का हानि युक्त हो। इसे घुमाने के लिए बाह्य स्रोत जैसे टरबाइन का उपयोग किया जाता है, जिसे एक तीव्र कोणीय वेग ओमेगा से इसे घुमाया जाता है। इसके सिरे दो समकक्षीय सर्पी बल है S1 और S2 से जुड़े होते हैं। A का संबंध S1 से और D का संबंध S2 से है। तीसरे का S1 और S2 आर्मेचर कुंडली के साथ साथ जुड़ते जाते हैं। यही कारण है कि A हमेशा S1 के साथ और D हमेशा S2 के साथ जुड़ा रहता है, भले ही कुंडली 180 अंश से घूमकर इस स्थिति में आए। इस स्थिति में आप देख रहे हो A का संबंध S1 से है और D का संबंध S2 से। ठीक, अभी पहली स्थिति में B1 और B2 ये धारा को एकत्रित करने का काम करते हैं। ये ब्रश है, ये धातु के बने होते हैं, विशेष प्रकार की धातु होती है जो घर्षण का मान को न्यूनतम रख सके। नंबर 1 स्थिर रहेगी, वो गर्म ना हो, गर्म ना हो घर्षण से, और दूसरा उनका प्रतिरोध का मान कम होना चाहिए ताकि धारा को रोके
ज़्यादा देर से, ठीक है। बाह्य प्रतिरोध R जो है लोड प्रतिरोध कहलाता है, जिसमें से हमें वो प्रत्यावर्त धारा प्रोवाइड करता है, ठीक। जैसे ये घूम करके 180 से घूमेगा, A का संबंध VS1 से है, D का संबंध VS2 से है। चूंकि बलाकोट की दिशा में निरंतर परिवर्तन समान है, इसलिए इस कुंडली में धारा की दिशा पहले जैसी क्लॉकवाइज थी अभी भी क्लॉकवाइज होगी, लेकिन बाह्य परिपथ में चूंकि S1 S2 इस ABCD के साथ घूम चुके हैं 180 से, तो बाह्य परिपथ में अब धारा की दिशा ये कहां से कहां होगी, B1 से B2 की ओर, यानी M से N की ओर। जबकि पहले वाले चित्र में कहां से कहां थी, B2 से B1 की ओर, यानी M से M की ओर। तो हर आधे चक्र के बाद धारा की दिशा पलटती जाएगी और इस तरह से हमें अल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होगी। ये कहलाता है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके चित्र को भी आप लोग देख चुके हैं, ठीक, समझ चुके हैं उसको। और अब इसके बाद अपन शुरू करने वाले हैं दृष्ट धारा जनित्र। कोई अंतर नहीं है, सिर्फ एक ही अंतर है। इसमें कोई क्वेश्चन पूछा है, इसका चित्र जो है वो हम लोग खींच लेते हैं। अब इसके बाद अपन देखते जा रहे हैं दृष्ट धारा जनित्र। इसका वीडियो बन रहा है, तो वीडियो अब हम यूट्यूब में तो डालेंगे, लेकिन पूरा वीडियो आप लोगों को जो मिलेगा वो एक लिंक के थ्रू मिलेगा। वो लिंक जो है आपको मिल जाएगी व्हाट्सएप पर, उससे आप उसको अपलोड कर सकते हो, ठीक है, अपने मोबाइल पर। तो अपनी मेमोरी लगने नहीं है, और इसलिए मैं आपको मेगा की सलाह दे रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो मेरे पास तो मैं आपको भेजूंगा ऐसे 20 GB, तो तुम्हारे पास है कहाँ 20 GB कहाँ एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए आपको बता रहा हूँ कि वो क्लाउड मेमोरी होती है। मेगा आपको क्लाउड मेमोरी प्रोवाइड करता है, ठीक है, जो 40 GB की अपलोडिंग और 20 GB की डाउनलोडिंग होती है। तो 20 GB पर मंथ है वो, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप उसको अपलोड कर लोगे, तो मेगा को आप डाउनलोड कर लोगे या घर से ऐप को, उसका यूज करना उसका। इस वजह से फिर वही पुराना ये सिरा जो है इसके नोट कर सिरा, ठीक, इसको C1 इसको C2, ये B1 और B2 फिर पुराने जैसे ही हैं। यहाँ ये क्या हो गया C1 और ये हो गया C2, और अब इनको बोलते हैं विभक्त वलय या स्प्लिट रेंज। बाकी वही सब पता रहेगा, ठीक है। यहाँ प्रतिरोध आ है, इसमें धारा प्रवाहित होगी। अभी इस पहले चित्र में बिल्कुल ऐसे ही घुमाएंगे, धारा इस तरीके से आएगी, इसमें इकट्ठी होगी, एंड सेंड कर देंगे। पहले वाला क्या था, एक पूछ रहा है क्या लकी पूछ रहा है, पहले वाला क्या था? पहले वाला प्रत्यावर्ती धारा जनित्र था, यानी AC उत्पन्न करता था, और अब ये दृष्ट धारा जनित्र है, इसमें DC करंट हम इकट्ठा करेंगे, ठीक है। पहले वाले में जो रिंग थे उनको बोलते थे सर्पी वलय, और इसमें अब रिंग जो है उनको बोलते हैं विभक्त वलय। सिर्फ इतना अंतर है दोनों में, और उनका नाम बदल जाता है और उनकी क्रियाविधि को भी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये दृष्ट धारा जनित्र है, डायरेक्ट करंट उत्पन्न करेगा DC, ठीक है। तो इसमें ये C1 और C2 ये दो सर्पी वलय कैसे बनेंगे, सॉरी विभक्त वलय कैसे बनेंगे, एक ही वाले लोग उसको बीच में से काट दो, तो बीच में काट दोगे तो ऐसे दो वलय बनेंगे। पहले पूरा वाला एक ही वलय था, बीच में से काट दिया तो ये दो वलय बने, दो भाषा विभक्त कर दिया, तो उसको बोलते हैं विभक्त वलय। ये विभक्त वलय C1 और C2, ठीक। C1 को एक ब्रश से और C2 को दूसरे ब्रश B2 से जोड़ देते हैं। C1 और C2 किसके साथ घूमते हैं, ABCD के साथ घूमते हैं, ठीक है। जैसे जैसे घूमती जाएगी, ठीक, ABCD आर्मेचर कुंडली, वैसे वैसे C1 और C2 भी घूमते जाएंगे। 180 अंश के घूमने के बाद ABCD की स्थिति DC भी रहेगी और यहाँ इसकी स्थिति बदलेगी, और चित्र को थोड़ा सा परिवर्तित कर देगा। इकट्ठा करना है, ठीक है। ब्रश और रिंग मिलकर के कम्युनिकेटर भी कहलाते हैं, धारा को एकत्रित करने वाली प्रणाली। कौन कौन मिलकर के, ये C2 हो गया है, यहाँ C1 हो गया है, तो ये C1 और C2 अपनी स्थिति बदल लेते हैं। D का संबंध अब अभी भी C2 से है और इसका संबंध अभी भी यहीं से, लेकिन दोनों ने अपनी स्थिति बदल दी है, ठीक, इस तरीके से। तो अब होगा क्या, धारा यहाँ से इकट्ठी होगी, इधर जाएगी, और अभी भी धारा की दिशा कहाँ से कहाँ रहेगी, नागपुर से मुंबई की तरफ रहेगी।
क्या चेंज आया, ये वाला जो हिस्सा है ये वापस यहाँ हो जाएगा, धनात्मक चक्र में हमें आउटपुट मिल गया। फिर से रिपीट कर दिया, ध्यान से समझना। इस पहले चित्र में NS बिल्कुल पूर्वानुसार एक नाल चुंबक है, प्रबल नाल चुंबक, जिसके ध्रुव खंडों को अवतल आकृति में काटा गया है। नंबर 2, आर्मेचर कुंडली ABCD, ये अभी भी वही है जो पहले वाले में थी, कोई अंतर नहीं। इसे नर लोहे के पतले कोड पर तांबे के पृथक्कर तारों को लपेटकर प्राप्त किया गया है। नंबर 3, विभक्त वलय C1 और C2, ये एक वलय को व्यासाभिमुख बिंदुओं से काटकर थोड़ा दूर कर देते हैं एक दूसरे से, जिससे कि C1 और C2 जो विभक्त वलय प्राप्त किए जाते हैं। A सिरे का संबंध C1 से और D सिरे का संबंध C2 से होता है। इसका भी चित्र मैं अभी आपको 2 मिनट में दिखा रहा हूँ। ये लग रहा है आपको कि इतनी दूर दूर है, इतनी दूर दूर बिल्कुल पास पास रहते हैं, इनके बीच का ये गैप बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, प्रेजेंटेशन में अभी है वो है ना, आप देख सकते हैं चाहे तो। ठीक है, प्रेजेंटेशन में आप देख सकते हैं, मुझे यहाँ से नहीं दिख रहा है पर वो प्रेजेंटेशन में है, ऐसा कहना है प्रेजेंटेशन में आप देख रहे होगे। उसमें जो 2 रिंग दिखाई दे रही है वो एक ही रिंग जैसे लग रही है, थोड़ा सा उसको बड़ा करके देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि वो दोनों रिंग अलग अलग है, विभक्त है वो एक दूसरे से। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इनके बीच में दूरी है यहाँ पर। ठीक है, तो दोनों येलो कलर से दिखाई गए हैं, वो दोनों के बीच में हल्की सी दूरी दिख रही है। ठीक है, उतना स्पष्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, पर बता दूं कि गैप कम से कम रखा जाता है। गैप ज़्यादा रखेंगे तो जब इंटरचेंज होगा C1 और C2 तो थोड़ी देर में धारी बहन बन जाएगी। ठीक है, संबंध ही टूट जाएगा, और संबंध बार बार टूटेगा और जुड़ेगा तो हैवी स्पार्किंग होगी। इसलिए C1 और C2 के बीच का गैप बहुत ही छोटा है। मैं ऐसे बता रहा हूँ कि C1 C2 इतना सा दूर होता है, इतना सा, बहुत कम। तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि दोनों चिपके हुए हैं, पर चिपके हुए नहीं है, कोई दूरी पर है। ठीक है, अब देखें ये C1 और C2 विभक्त वलय है, इनका संबंध V1 और V2 से होता है। जो ब्रश है, ये ब्रश साधारणतः धातु के और आजकल ग्रेफाइट के उपयोग में लाए जाते हैं। ग्रेफाइट के उपयोग में लाते हैं, ग्रेफाइट का जो बारीक चूड़ भी होता है, किससे रहेंगे, बारीक चूड़ भी होता है, तो वो अच्छा क्या होता है, वो अच्छा लुब्रिकेंट या अच्छा जिसको क्या बोलते हैं स्नेहक होता है, और अच्छा स्नेहक होने के कारण घर्षण को कम करने का कार्य करता है। और इसीलिए हम ग्रेफाइट के या कार्बन ब्रश यूज करते हैं। आपने अक्सर सुना होगा, किसी ने सुना हो तो, कि कार्बन ब्रश का उपयोग किया जाता है, वो इसलिए किया जाता है। इनके साथ ब्रशों के बीच में बाहर प्रतिरोध धारा को जोड़ देते हैं, जिसमें धारा प्रवाहित कर रहा है। क्या बहुत ज़्यादा जरूर है। इसमें आर में धारा की कहाँ से कहाँ, जब फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से दाएं हाथ के नियम से प्रत्यावर्त धारा की दिशा निकालेंगे, प्रेरित धारा की दिशा जो बाह्य परिपथ में B2 से एकत्रित होकर XM पे बहेगी। 180 अंश से जब एक कुंडली घूम जाएगी तो उसकी नई स्थिति आप दिखाई गई है DCBA, जो पहले ABC थी। अभी इतने ही समय C1 और C2 भी अपना स्थान बदल देंगे। C1 के स्थान पर C2 पहुंच जाएगा, C2 के स्थान पर C1। तो D का संबंध अभी भी C2 से है और A का संबंध अभी भी C1 से है। ब्रश जो है V1 और V2 वो अपनी जगह पर है। ठीक है, भीष्म पितामह की तरह हिलेंगे नहीं वहां से। ठीक है, तो V1 और V2 वही वही है। तो C1 से जो इकट्ठा हो रहा है करंट V2 से होते हुए N से M की ओर जाएगा, फिर ये V1 से होते हुए C2 से होते हुए वापस चले जाएगा। तो इस तरह से बचा है N से M की ओर है। तो लगातार R में धारा की दिशा की गई रहती है N से M, इसलिए बोलते हैं दिष्ट धारा है। लेकिन ये जो मिली है धारा, ये दिष्ट तो है नहीं, ये धनात्मक चक्र में प्रत्यावर्त धारा है। पूरी तरीके से दिष्ट धारा प्राप्त करने के लिए इसमें कुछ अपने को करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, एक कुंडली की जगह पर, जैसे कुंडली दिखाई दे रही है, एक और कुंडली यूज करते हैं एक दूसरे से लगभग 90 डिग्री पर। हाथों की सहायता से दिखा दूं, एक कुंडली यदि ऐसी है ठीक 90 डिग्री पर। ठीक, इस तरह से ये 2 कुंडलियां होती है, एक इधर की और एक इधर की, एक दूसरे से 90 अंश पर। इससे क्या होता है, जब एक कुंडली में सबसे ज्यादा फ्लक्स होता है, दूसरी कुंडली में शून्य फ्लक्स होता है, क्योंकि एक दूसरे से 90 अंश पर होता है। और दूसरी कुंडली से जो उत्पादित विद्युत वाहक बल है वो इस तरीके का, इनका परिणामी हमको प्राप्त होता है जो इस तरीके से ऊपर चलता है। ये परिणामी लगभग दिष्ट है, ऊपर से जाए। ठीक है, तो 2 प्रकार के इसमें विद्युत वाहक बल प्राप्त होते हैं, एक EM sin ओमेगा t और दूसरे से प्राप्त होता है EM cos ओमेगा t। और जब दोनों मिलते हैं तो दोनों के मिलने से अपने को ऐसे ऊपर ही ऊपर यानी धारा का मान कभी शून्य नहीं हो पाता, लहरें बन जाती है, यानी आपको आउटपुट जो मिलेगा वो इस तरह से। ठीक है, शून्य कभी नहीं होगा। और ऐसा तब होगा जब 2 कुंडलियां रहेंगी। 3 कुंडलियां 120 120 अंश कोण पर लगा दें तो और अधिक दिष्ट धारा
ठीक, हमको इतना नहीं जानना है, हमें सिर्फ इतना जानना है कि जो कि एक अकेली कुंडली का उपयोग करते हैं तो हमें जो धारा प्राप्त होती है वो पूर्णतः दिष्ट धारा नहीं होती है, बल्कि धनात्मक चक्र में प्रत्यावर्त धारा होती है। इसे पूर्णतः दिष्ट करने के लिए दो कुंडलियों को परस्पर लंबवत रखा जाता है और उसे घुमाया जाता है, तो उस स्थिति में हमें इस तरह से आउटपुट प्राप्त होता है। ऐसा समझ में? तो ये हो गया दिष्ट धारा जनित। और पहला वाला था प्रत्यावर्त धारा जनित। इन सबका रिटर्न लिखित भाग हो सकता है, मैं अभी थोड़ी देर बाद बैठूंगा तो देखूंगा पूरा, तो इसके नोट्स जो है आप लोगों को मिल जाएंगे व्हाट्सएप पर या फिर क्लास में। ठीक, आप कोशिश कर रहे हैं कि जब तक भैया नहीं आते हमारे तब तक मैं, ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं। कल आज कुछ लोगों ने ज्वाइन किया था, जो मैंने